नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका साहित्य दर्पण पर। काफ़ी लंबे समय के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है और इसी बीच वैकेंसी भी आ चुकी है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, और एग्ज़ाम भी आपको पता ही है कि अक्टूबर और दिसंबर में निश्चित किए गए हैं। होगा नहीं होगा ये तो आगे चल के भविष्य के गर्त में है, जैसा भी देखा जाएगा। और उम्मीद करता हूँ मैं कि आप ज़ोरों शोरों से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और लगे हुए होंगे। आज के अपन इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं छंद प्रकरण पर। काव्यशास्त्र का एक ऐसा विषय जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा टफ है। छंद वैसे जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपने पढ़ भी लिए होंगे और आप पढ़ भी रहे होंगे। तो मेरा यहाँ मकसद मेन ये पढ़ाना नहीं है, आपको सिर्फ ये बताना है कि छंद विषय से जब भी आरपीएससी कोई प्रश्न पूछती है तो उसका पैटर्न किस प्रकार का है और किस प्रकार से वो पुटअप करती है, ताकि आप कन्फ्यूज़न नहीं रहें और आप किस तरह से सीधे सीधे तरीके से छंद को व्यवस्थित कर सकें और याद कर सकें। तो बिना किसी देरी किए अपन सीधे टॉपिक पे चलते हैं। छंद में अगर हम बात करें तो यहाँ अगर कोई मित्र साथी अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है या फिर सिर्फ सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं या फिर दोनों एक साथ कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ दोनों एक साथ लिख दिए हैं। ये जो लिखे हुए हैं वो सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के हैं और ये जो लिखे हुए हैं वो सिर्फ सेकंड ग्रेड के हैं। कुछ छंद ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन हैं और बाकी कुल मिला के अगर इनकी बात करें तो ये टोटल 10 हैं। तो और अगर हमें पिछली बार का जो आरपीएससी का जो सिलेबस रहा है हिंदी का, अगर हमें उसकी बात करूं तो यकीन मानिए आप 15 छंद लगा रखे थे। यहाँ तो दोनों को मिला करके सिर्फ 10 हैं, तो इसमें आपका फ़ायदा भी हुआ है। कुछ छंद कॉमन है, जैसे कि यहाँ हम बात करें तो आपको सामने दिख ही रहा है। अब आप जब भी छंद पढ़ें तो इसको व्यवस्थित कैसे करें, किस प्रकार से क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है, क्या किस प्रकार से आरपीएससी पूछ रही है। तो सबसे पहला काम तो ये करें कि छंद की अगर हम बात करें तो दो प्रकार के भेद जो माने गए हैं, दो हैं। पहला है मात्रिक छंद और दूसरा है वर्णिक छंद। आप सब जानते हैं, छोटी सी बात है, तो मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती की जाती है और वर्णिक छंद में जो वर्णिक छंद होते हैं वो जिसमें वर्ण को आधार बना करके वर्ण की गिनती की जाती है। यहाँ आपके मात्रिक भी दे रखा है और वर्णिक भी दे रखा है। मात्रिक छंद की बात करें तो आप वापस अगर वो होते हैं तो वो सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक और विषम मात्रिक छंद होते हैं। वो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपके मात्रिक और अर्ध सम्मात्रिक दे रखे हैं। विषम मात्रिक में छप्पय और कुंडलिया जो कि हटा दिए गए हैं, पिछली बार थे। तो यहाँ सबसे पहले जब भी आप व्यवस्थित करें, जब भी छंद पढ़ रहे हैं तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। अगर आप दोनों को लेकर चल रहे हैं तो फिर तो कॉमन कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, लेकिन जो सिर्फ सेकंड ग्रेड के लिए हैं तो इसलिए मैंने उनके अलग लिख दिए हैं। चौपाई की अगर हम बात करें तो चौपाई में एक सम्मात्रिक छंद है और जिसमें 16 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में, ठीक है। दूसरा रोला की बात करें तो ये भी सम्मात्रिक छंद है और इसमें भी प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। गीतिका की बात करें तो ये भी सम्मात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं। और हरि गीतिका की बात करें तो इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं। मतलब फर्स्ट ग्रेड में जो 4 छंद जो लगा रखे हैं पहले, वो चारों के चारों सम्मात्रिक है। मतलब ये चारों सम्मात्रिक है। इस प्रकार से आप इनको व्यवस्थित कर लें, अलग रखें, क्योंकि आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। पहला ट्रेंड ही यहीं से निकल रहा है कि उसने सीधा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद सममात्रिक नहीं है, यानी कि आपको मात्राओं का याद रखना है। अब उसमें से इसने 3 ये दे दिए और एक उल्लाला दे रखा है, क्योंकि उल्लाला अर्ध सम्मात्रिक छंद है। याद रखिए आप, पाता पाता उल्लाला 13 और 15 विषम चरणों में और सम चरणों में इस प्रकार से इनका बटा हुआ है। तो अर्ध सम्मात्रिक जिसमें सम चरणों में मात्राएं समान होती है और विषम चरणों में मात्राएं समान होती है, उनको कहते हैं अर्ध सम्मात्रिक छंद। और दोहा भी है, वो भी एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, 11-11 और 13-13 विषम शम, यानी कि सम और विषम का आपको खास याद रखना है। हम आगे थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे। इधर अगर बात करें तो चौपाई वही वापिस 16 आ गई, हरि गीतिका 28 है और दोहा जो अपन ने वहाँ लिखा है 11-11 और 13-13। सोरठा दोहा का ठीक उल्टा होता है, तो यहाँ 13-13 हो जाएगी और यहाँ पे 11-11। और द्रुत विलंबित एक वर्णिक छंद है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये चारों चारों जो हैं वापिस मात्रिक छंद हो गए, जिसमें मात्रिक मात्रा का ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपके सेकंड ग्रेड में अगर फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो एक भी छंद आपके मात्रिक नहीं, वर्णिक नहीं लगा रखा है, जबकि सेकंड ग्रेड में 3 छंद लगा रखे हैं, तीनों के तीनों वर्णिक है, जिनमें वर्णों की गिनती की जाती है। तो द्रुत विलंबित में याद रखिएगा आप कि 12 वर्ण होते हैं। जब भी अगर उदाहरण आएगा तो उसमें वर्ण को गिनेंगे तो 12 हो जाएंगे। और इसका जो घन क्रम का जो सूत्र है वो है नभभर, यानी नगण, भगण, भगण और
रगण आएगा प्रत्येक पंक्ति में। कवित की बात करें तो कवित एक दंडक छंद है। जब हम वर्णिक छंद पढ़ते हैं तो वर्णिक छंद के वापस दो भेद कर रखे हैं। एक से लगा करके अगर 26 तक वर्ण है तो वो तो हो गया साधारण छंद, साधारण छंद। और अगर 26 वर्ण से ज़्यादा है, 26 वर्ण से ज़्यादा है तो वो हो गए दंडक छंद। क्योंकि कवित में 31 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में, इसलिए ये एक दंडक छंद का उदाहरण है और इसमें 8 चरण होते हैं। सवैया की अगर हम बात करें तो सवैया के भेद ही टोटल 11 है। दुर्मिल सवैया इस प्रकार से 11 इसके भेद हैं। अब इसके 11 भेद हैं तो 11 के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि सवैया की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा टफ भी पड़ता है। अगर इसके 11 के 11 भेद अपन याद करें और उसके बाद इसके उदाहरण भी देखें, फिर उनकी विशेषताएं भी देखें तो थोड़ा मामला पेचीदा हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि सवैया अगर आपके पास अच्छी बुद्धि लब्धि है तो मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़रूर पढ़ें। लेकिन अगर इसमें से क्वेश्चन आने के आसार बनते हैं तो सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सवैया का भेद नहीं है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले जो ट्रेंड मैंने बताया कि आरपीसी क्या पूछ रही है, ये तो छंद हो गए जो कि आपने व्यवस्थित करने के लिए आपको क्या करना है। जब भी आप जैसे कि चौपाई है तो पहला छंद लिखें, फिर इसकी विशेषताएं लिखें। विशेषता कैसे? नंबर 1 कि यह एक सममात्रिक छंद है। नंबर 2 इसमें 4 चरण होते हैं। नंबर 3 इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। क्योंकि आरपीसी का जो पहला जो ट्रेंड था, जो पहला क्वेश्चन पूछने वाला, वो सीधा पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सममात्रिक है या फिर कौन सा अर्ध सममात्रिक है, इस प्रकार से। और दूसरा जो ट्रेंड वो पूछ रहा है दूसरा नंबर का, वो ये पूछ रहा है कि कोई भी छंद आपको दे रहा है फिर उसकी विशेषताओं से रिलेटेड पूछ रहा है। जैसे कि वो दे देगा कि चौपाई छंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगत है या फिर असंगत है या फिर गलत है या फिर सही है, ऐसे पूछ लेगा, या फिर सही नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी वो पूछ रहा है जो विशेषताओं से सीधे आएंगे। ठीक है, तो आपको हर छंद को अलग अलग लिख करके उसकी विशेषताएं लिखनी और उसको याद रखना है कि वो क्या पूछ रहा है, कि लघु गुरु अंत में आता है या फिर नहीं आता है, या फिर गुरु और लघु आता है। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा याद रखना है। रोला गीतिका, हरि गीतिका, हर छंद की विशेषता। और तीसरा जो ट्रेंड है पूछने का आरपीसी का, वो ये पूछ रहा है कि आपको सबसे पहले वो उदाहरण देगा, कोई सा भी किसी भी छंद का उदाहरण दे दिया और फिर वो ऑप्शन में आपको ABCD दे देगा कि निम्नलिखित उदाहरण में या फिर निम्नलिखित पंक्तियों में या फिर निम्नलिखित जो आपके ऊपर जो उदाहरण दे रखा है उसमें कौन सा छंद है। तो अब क्योंकि उदाहरण अगर वर्णिक का है तो उसमें वर्ण गिनने हैं और मात्रिक का है तो उसमें मात्रा गिननी है। तो इसके लिए यहाँ ये भी ज़रूरी हो जाता है कि आपको मात्राओं की गिनती करना भी आता हो। तो ये खास तौर से ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि आपके वहाँ 4 ही ऑप्शन होंगे। मान लीजिए कि रोला दे रखा है ना, आपको पता है कि रोला में 24 मात्राएं होती है, तो आपने ए ऑप्शन क्योंकि रोला है तो आपने मात्राएं गिन ली, तो मात्रा लगाना आवश्यक है। अगर आपको मात्रा लगाना नहीं आती तो वहाँ गड़बड़ी होने की चांस बनेंगे, इसलिए आप छंद पर मात्रा कैसे लगाते हैं ये ज़रूर सीखें। जैसे कि मान लो वहाँ पर जो उदाहरण था वो गीतिका का है और अब आपको मात्रा लगाना आती है या फिर आधी अधूरी आती है। अब आपने मात्रा थोड़ी ऊपर नीचे लगा दी। अब यहाँ कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि गीतिका में 26 मात्राएं होती है और हरि गीतिका में 28। तो वहाँ अगर आपके ऊपर 2 मात्राएं एक्स्ट्रा लग गई तो उदाहरण गीतिका का था और राइट हो जाएगा हरि गीतिका। अगर आपको मात्राएं लगाना नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम इस पर अगला वीडियो बताएंगे। अभी मैं इस पर कोई ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। ये तो हो गए तीसरा ट्रेंड। पहला आपने बताया कि पहले वो सीधा पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा मात्रिक या फिर सममात्रिक छंद है, यानी फिर अर्ध सममात्रिक है नहीं है। दूसरा में वो पूछ रहा है कि विशेषताएं पूछ रहा है, कोई सा भी हरि गीतिका दे देगा कि हरि गीतिका छंद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, सही है, संगत है या फिर असंगत है। और चौथे प्रकार का जो अगर हम पूछें तो यहाँ पर वो द्रुत विलंबित या फिर कवित या फिर सवैया, खास तौर से अगर हम बात करें तो वर्णिक छंद से उसने एक क्वेश्चन उठाया है। वर्णिक जितने भी छंद है, क्योंकि यहाँ पर अपने सिर्फ 3 ही लगा रखे हैं और इसमें जो सूत्र अपने यहाँ लगाया देखिए आप, 12 वर्ण होते हैं और नभ भर, नगण भगण भगण रगड़। तो घन क्रम के अनुसार पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से छंद का नाम दे देगा। जैसे कि मान लो द्रुत विलंबित दे दिया कि द्रुत विलंबित छंद का घन क्रम कौन सा है। तो घन क्रम मतलब क्रम से जो घन आएंगे, आपको पता हो तो घनों की संख्या 8 है और सूत्र भी आपने देखा होगा, सुना ही होगा और आपने पढ़ी होगा, यह माता राज्य भाने सलगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वो इस प्रकार से पूछ रहा है कि न भ
बर, क्योंकि उसने जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन था कि द्रुत विलंबित छंद का घन क्रम होगा, जिसमें से एक तो होगा नबबर, बाकी जो दूसरे जो दे रखे हैं जैसे कि वसंत तिलका है या फिर वंशस्थ है, वंशस्थ का जतजर है, जगण तगण जगण रगण, ये वंशस्थ छंद का घन क्रम है। तो इस प्रकार से 1 नंबर पे ये दे दिया, 2 पे ये दे दिया, तो इस प्रकार के ट्रेंड भी वो कर रहा है। और मात्राओं की अगर हम बात करें, जैसा कि हमने पिछले थोड़ी देर पहले बताया कि मात्राएं आपको लगाना आनी ही चाहिए, उदाहरण की कोई कमी तो है नहीं है, क्योंकि जैसा कि अगर हम बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास में तो निराला से पहले जितने भी कविता होती आ रही थी वो सब की सब छंदबद्ध कविताएं थी। छंद मुक्त कविताओं का पहली बार आविर्भाव अगर हुआ तो छायावादी रचनाकार निराला के आगमन से हुआ। 1916 में उनकी पहली कविता जूही की कली छपी और जूही की कली आई और उसी में उन्होंने पहली बार मुक्त छंद का प्रयोग किया, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाद में उसको लौटा दी थी और बाद में वो पत्रिका मतवाला पत्रिका में छपी थी। और एक और मज़ेदार बात कि निराला ने ही मतवाला पत्रिका ने ही निराला को निराला नाम भी दिया था। तो इसलिए अगर हम सिर्फ उदाहरण रटने चलें तो उसका तो कोई औचित्य निकलेगा नहीं, क्योंकि कोई सा भी उदाहरण वो दे सकता है, कहीं से भी उठा सकता है। जैसे कि चौपाई है तो दोहा चौपाई, पूरी रामायण भरी पड़ी है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इस प्रकार से हर कम से कम मात्रिक छंद में आप मात्रा लगाना जरूर सीखें और इनकी विशेषताएं ज़रूर याद रखें। और इधर सिर्फ आपको द्रुत विलंबित में ये याद रखना है, कवित छंद तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। और याद रखिएगा कवित छंद का वो कभी उदाहरण नहीं देगा, क्योंकि कवित में चरण ही 8 होते हैं। समझ में आ रही बात? तो इसलिए क्या है कि वहाँ क्या है कि लंबा उदाहरण हो जाएगा। अगर आपने देव की कविताएं पढ़ी हो तो लंबा है, जैसे कि आपने भूषण की कविताएं पढ़ी हो तो कवित छंद में लिखते हैं, तो 8 इतने बड़े उदाहरण हो जाते हैं, इसलिए वो देते नहीं हैं। तो कोशिश करते हैं कि छोटे उदाहरण के, गीतिका का है, रोला का है, चौपाई का है, 2-2 लाइनों में समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जान देने वाली बात है कि ये चीज़ें मोटे मोटे तौर पे मैंने बताई है कि आपको इस प्रकार से ही पढ़ना है, क्योंकि आरपीसी क्या पूछ रही है और हम क्या पढ़ रहे हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्वालिटी और क्वांटिटी, मात्रात्मक और गुणात्मक, अगर आप सिर्फ पढ़ते ही जा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं एक बार ये लगता है कि यार फिर सिलेक्शन होने के आसार क्या हैं। तो आप पुराने पेपर ज़रूर देखें कि उन्होंने क्या पूछा है और हम किस वे में बढ़ रहे हैं, किस रास्ते की ओर जा रहे हैं, क्या अपन मंजिल पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो इस प्रकार का ज़रूर ध्यान रखें। अगले फिर किसी टॉपिक में और किसी हम और मुद्दे पे बात करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।